हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आपकी जो प्रिपरेशन होगी वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। वेलकम एट सिल्वर इंस्टीट्यूट। इस प्लेटफॉर्म पे इंडिया के टॉप एजुकेटर जो अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होंगे आपके लिए लेके आए हैं पीवाईक्यू, और उस पीवाईक्यू के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, और उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ लेके आए हैं हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन। मतलब फोकस बस इतना ही है कि क्वेश्चन किसी भी टाइप का हो, आपके पास कंसेप्ट इतना होना चाहिए कि क्वेश्चन आपसे बन जाए। अब रही बात ब्रांचेस की, आपका ब्रांच इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, दैट डजंट मैटर। हर ब्रांच के अच्छे अच्छे एक्सपर्ट टीचर यहाँ पे अवेलेबल है, और हर सब्जेक्ट के टीचर भी यहाँ पे अवेलेबल है। हम लोग का फोकस इतना ही है कि आने वाले एग्जामिनेशन में हम लोग के द्वारा दिया गया जितना भी कंसेप्ट हो, वो कंसेप्ट आपके पास ऐसा हो कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाए। ये जो मेरा सेशन है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक वाले के लिए, और जो सब्जेक्ट है इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट का, फोर्थ लेक्चर है। इससे पहले ऑलरेडी मैं 3 लेक्चर ले चुका हूं, तो ये मेरा फोर्थ लेक्चर है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। 61 कह रहा है हाउ मेनी वाट मीटर्स आर रिक्वायर्ड इन 3 फेज 4 वायर सिस्टम। देखिए, हम लोग मेजरमेंट और इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं, बिकॉज कि हमारे पास अलग अलग इलेक्ट्रिकल पैरामीटर होते हैं। जैसा भी पैरामीटर होता है उसके लिए एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट होते ही हैं उसको मेजरमेंट करने के लिए। इसी तरीके से एक हमारा इलेक्ट्रिकल पावर पैरामीटर होता है जिसको कि हम लोग पावर बोलते हैं, और इस पावर का मुझे मेजरमेंट करना है। अब ये तो पॉसिबल है नहीं कि हम लोग पीएमसी से पावर मेजरमेंट कर लें, तो पावर को मेजर करने के लिए हम एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं जिसको कि बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर वाट मीटर। इस इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर वाट मीटर की मदद से हम सिंगल फेज सिस्टम का भी पावर मेजर कर सकते हैं और पॉलीफेज सिस्टम का भी पावर मेजर कर सकते हैं। आपको जैसा पता होगा, हम लोग के पास पॉलीफेज में जो स्टैंडर्ड सिस्टम है वो कहलाता है 3 फेज सिस्टम। अब 3 फेज में ही या तो स्टार हो सकते हैं या तो डेल्टा हो सकते हैं, दैट डजंट मैटर। चाहे सिंगल फेज हो चाहे 3 फेज हो, हम लोग पावर मेजर करने के लिए जिस किसी भी इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसको हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर वाट मीटर ही बोलते हैं। अगर सिंगल फेज सिस्टम का पावर मेजर करना है तो 1 वाट मीटर इनफ होता है, हम उस सिस्टम का पावर मेजर कर लें। लेकिन अगर पॉलीफेज सिस्टम होता है, उस पॉलीफेज में अगर आप चाहिएगा कि एक सिस्टम 1 वाट मीटर का मदद से आप पॉलीफेज सिस्टम का पावर मेजर कर लो, ये पॉसिबल है नहीं। इसीलिए ब्लॉन्डेल्स थ्योरम आया है, जो थ्योरम ये कहता है कि पॉलीफेज सिस्टम का पावर मेजर करने के लिए क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है, क्या मिनिमम कंडीशन है। तो उस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि कहीं भी अगर एन वायर सिस्टम है, कहीं भी आपके एन फेज में एन वायर सिस्टम है, फोकस करना है एन वायर सिस्टम पे। अगर कहीं भी एन वायर सिस्टम है, सो जो रिक्वायरमेंट कहलाता है मिनिमम वाट मीटर रिक्वायरमेंट। सो मिनिमम वाट मीटर जो रिक्वायर्ड होगा वो कहलाता है n-1 वाट मीटर। n-1 वाट मीटर। तो अगर मान के चलिए कि मेरे पास अगर 3 वायर सिस्टम है, अगर मेरे पास मान के चलिए डेल्टा है, मेरे पास डेल्टा 3 वायर सिस्टम है, इसका मतलब ये हुआ कि हम 2 वाट मीटर से ही हम इस 3 फेज सिस्टम का पावर मेजरमेंट कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, 3 फेज तो है लेकिन हमारे पास कितने वायर हैं, 4 वायर सिस्टम है। तो इस 4 वायर सिस्टम के लिए, इस 4 वायर सिस्टम के लिए हमें जो मिनिमम वाट मीटर रिक्वायरमेंट होगा वो होगा n-1। तो n-1 का मतलब 4-1 का मतलब 3। हमें मिनिमम 3 वाट मीटर तो चाहिए ही चाहिए हमें इस 3 फेज 4 वायर सिस्टम का पावर मेजरमेंट करने के लिए। अब मैं आपको एक स्पेशल कंसेप्ट देता हूं। ये जो 3 फेज सिस्टम हो, चाहे वो बैलेंस सिस्टम हो चाहे वो अनबैलेंस सिस्टम हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर 3 फेज बैलेंस सिस्टम हो चाहे अनबैलेंस सिस्टम हो, ये जो कंसेप्ट है n-वाट मीटर, ये दोनों के लिए सुटेबल होगा और आपका पावर मेजरमेंट करके दे देगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी इज द करेक्ट आंसर। हम्म
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। इन 2 watt meter connected 2 watt meter connected to measure the power in 3 phase balance delta connected load। डेल्टा कनेक्टेड लोड है, ठीक है। रीड W1 कितना है, 12 किलोवाट। मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 फेज बैलेंस डेल्टा कनेक्टेड लोड है जिसमें 2 वाट मीटर लगा हुआ है और जो पहले वाट मीटर का जो रीडिंग है वो 12 किलोवाट है और जो दूसरे वाट मीटर का जो रीडिंग है W2 ये W2 हमारा कितना है, 15 किलोवाट है, ठीक है। मतलब ये एक थ्री फेस 3 वायर डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम होगा जिसमें 2 वाट मीटर लगे हैं और दोनों वाट मीटर का रीडिंग कितना है, एक का 12 किलोवाट है और एक का 15 किलोवाट है, ठीक है। और किस में कनेक्टेड है, डेल्टा में कनेक्टेड है। क्वेश्चन कह रहा है इफ द सेम लोड इज रिकनेक्टेड इन स्टार देन द वाट मीटर वुड रीड। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये बात तो ठीक है कि अगर डेल्टा में कनेक्टेड लोड है तो W1 और W2 का वैल्यू 12 और 15 किलोवाट है। मुझे यह पता करके बताइए कि यदि हम इसी लोड को चेंज कर दें स्टार से तो इस W1 और W2 का रीडिंग क्या होगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैं पहले थोड़ा सा समय लूंगा इसलिए ताकि मैं आपको कंसेप्ट बता दूंगा, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन का शॉर्टकट पर भी हम लोग आ जाएंगे। देखिए एक बात तो आपको क्लियर होगा कि कहीं भी आपको पावर का अगर हम पावर निकालते हैं, ठीक है, तो पावर हमेशा प्रोपोर्शनल होता है वी स्क्वायर के, होता ही है ना। P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आपका R होता है, ठीक है। एक चीज देखिएगा, यदि हम बात करेंगे डेल्टा में और स्टार में, तो डेल्टा में क्या होता है, डेल्टा में जो लाइन वोल्टेज होता है और जो फेज वोल्टेज होता है ये दोनों के दोनों सेम होता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे स्टार में, यदि हम स्टार में बात करेंगे तो जो आपका फेज वोल्टेज होता है ये आपका लाइन वोल्टेज बाई 3 होता है। तो फेज वोल्टेज जो होता है वो लाइन वोल्टेज बाई √3 होता है। ये एक बेसिक कंसेप्ट आपको पता ही होना चाहिए, है ना। फेज वोल्टेज इक्वल टू लाइन वोल्टेज बाय √3 या फिर लाइन वोल्टेज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज, ये ऐसा आपको पता होगा। अभी मैंने आपको ये बताया कि जो पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी स्क्वायर के। यदि वी स्क्वायर के होता है इसका मतलब है कि अगर हम इस स्टार की बात करेंगे, यदि हम इस स्टार की बात करेंगे तो पावर इन स्टार, तो पावर इन स्टार की बात करेंगे तो जरा फेज वोल्टेज जो हो जाएगा वो हो जाएगा VL बाई प्रोपोर्शनल हो जाएगा VL बाई √3 और इसका स्क्वायर। पावर इन स्टार इक्वल टू VL बाई √3 इसका स्क्वायर, है ना। इसका मतलब स्टार में होगा जो पावर होगा प्रोपोर्शनल होगा VL का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। इसका मतलब यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया। ये 3 बता रहा है कि यदि स्टार में, सॉरी, ये 3 बता रहा है कि यदि डेल्टा में पावर 12 है, यदि डेल्टा में पावर 12 है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्टार में ये वाला हो गया पहले वाला, ये वाला हो गया पहले वाला। तो स्टार में जो पावर निकालेंगे वो डेल्टा के पावर बाई 3 होगा। इसका मतलब ये अगर 12 होगा तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि जो W1 का रीडिंग होगा वो 12/3 होगा, तो ये 4 होगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। इन द सेम में अगर W2 का रीडिंग 15 किलोवाट है, इसका मतलब ये कि W2 का जो यहाँ पे रीडिंग होगा वो 15 डिवाइडेड बाई 3 और ये हमारा हो जाएगा 5। क्लियर है। तो यहाँ से हम सिंपल सा बोलेंगे कि जो W1 का रीडिंग होगा वो 4 होगा, W2 का जो रीडिंग होगा वो 5 होगा, ठीक है। सो कौन सा आंसर, ये D इज द
करेक्ट आंसर। अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर आए तो आप क्या करोगे, ठीक है। यदि मान के चलिए अगर डेल्टा का पावर आपको गिवन है, यदि डेल्टा का पावर आपको गिवन है कौन सा, P, और आपको चाहिए स्टार का पावर, यदि आपको स्टार का पावर चाहिए तो कुछ मत करना, सीधा P/3 कर देना, P/3 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। यदि आपको स्टार का पावर गिवन है और आपको डेल्टा का पावर चाहिए तो रीडिंग को 3 टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, आपका सीधा सा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? सो उम्मीद करता हूं कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। सिंपल सा मैं एक बार रिकॉल करा देना चाहता हूं, जो पावर होता है वो प्रोपोर्शनल होता है V² के। इसका मतलब ये हो गया कि अगर स्टार कनेक्टेड में अगर पावर निकालेंगे तो स्टार कनेक्टेड में P इक्वल टू, तो V क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे V होगा इसके अकॉर्डिंग VL/√3 होगा, VL/√3, तो PS प्रोपोर्शनल इक्वल टू VL² 3। तो ये वाला जो था अगर इसको हम सिर्फ देखें तो ये तो डेल्टा का था, तो यहाँ पे बटे 3 कर देंगे तो वो स्टार का हो जाएगा, इसलिए W1 का जो रीडिंग होगा इस W1 के 3 होगा स्टार में। क्लियर? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट यूज्ड एज ए, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट यूज्ड एज ए मीटर है, वोल्ट मीटर है, वाट मीटर है और एनर्जी मीटर है। आपको मैं बता दूं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट से हमेशा को हम लोग हमेशा वोल्ट मीटर ही इस्तेमाल करते हैं, और सिर्फ वोल्ट मीटर ही इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट को हमेशा हम लोग यूज करते हैं इन हाई वोल्टेज मेजरमेंट, इन हाई वोल्टेज मेजरमेंट में हम लोग यूज करते हैं। इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो होता है एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द चार्ज कंडक्टर। सो ये अगर आपका चार्ज कंडक्टर है, ये अगर आपका चार्ज कंडक्टर है तो चार्ज कंडक्टर है, और एक को यदि हम फिक्स कर देंगे और एक को यदि इस तरफ और इस तरफ मूव करेंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से इस दोनों के बीच का जो कैपेसिटेंस है, ये कैपेसिटेंस भी हमारा वेरी करेगा। बस इसी प्रिंसिपल से हम लोग हाई वोल्टेज मेजरमेंट कर लेते हैं। सो याद रखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द चार्ज कंडक्टर के अकॉर्डिंग है, और ये हाई वोल्टेज मेजरमेंट रीड करता है, मतलब इसको हम एज ए वोल्ट मीटर रीड करते हैं, यूज करते हैं, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 50 वोल्ट रेंज वोल्ट मीटर हैज ए सेंसिटिविटी ऑफ 20 किलो ओम पर वोल्ट, द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर इज। 50 वोल्ट रेंज वोल्ट मीटर है, ठीक है, मतलब इसका जो V है, ये V कितना है, 50 वोल्ट है। हैज ए सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी को हम लोग SB बोलते हैं, और SB कितना है, 20 किलो ओम पर वोल्ट है। ठीक है, यहाँ पे किलो वोल्ट नहीं होता है, किलो ओम पर वोल्ट होता है। ठीक है, द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर क्या होगा। देखिए, इस वोल्ट मीटर सेंसिटिविटी हमें यह बताता है मिनिमम करंट रिक्वायर्ड फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो हमें क्या चाहिए, तो हमें रेसिस्टेंस चाहिए, और रेसिस्टेंस क्या होता है, तो V/I होता है। इस क्वेश्चन में वोल्टेज का स्केल पता है, लेकिन करंट कितना फ्लो हो रहा है ये पता नहीं है। सो इस करंट का जो इंफॉर्मेशन है वो हम इस वोल्ट मीटर सेंसिटिविटी की मदद से निकाल सकते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है 1/I मिनिमम। सो मिनिमम करंट रिक्वायर्ड फॉर द फुल स्केल डिफ्लेक्शन, उसको ही हम सेंसिटिविटी कहते हैं। सो यहां से अगर हम लोग I मिनिमम निकाले, सो I मिनिमम जो होगा 1/20। सो 1/20 करेंगे, नीचे किलो ओम पर वोल्ट होगा, तो ऑफ कोर्स है कि ये आपका मिली एम्पियर में आ जाएगा। ठीक है, तो 1/20
मिली एम्पियर में आ जाएगा, इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं होगा। सो यहाँ से अगर हम R निकालते हैं तो R इक्वल टू कितना, V बाई I। तो I कितना हो गया, तो V बाई I, तो ये हो गया 1/20, और 1/20 मिली एम्पियर है तो ऊपर में जाएगा तो ऑफ कोर्स ये आपका किलो ओम में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यहाँ से अगर हम करें सो ये हो जाएगा 50 इंटू 20 किलो ओम, सो 1000 किलो ओम आंसर। ठीक है, अब आंसर में कहीं भी 1000 किलो ओम तो है नहीं, सो मेगा हमें है, किसमें है, मेगा में है। तो जरा देखिएगा, इसको लिख सकते हैं 10⁻³ और किलो को लिख सकते हैं 10⁻³ ओम, तो ये हो जाएगा 10⁻6 ओम, और 10⁻6 को ही हम लोग बोलते हैं मेगा ओम। ठीक है, तो 10⁻6 को बोलते हैं मेगा। क्लियर है, ठीक है। कई बार इन समय बच्चे डाउट हो जाते हैं कि सर नैनो किसे कहते हैं, गीगा किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा याद रखिएगा। नैनो 10⁻⁻9 बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, विच इंस्ट्रूमेंट इज रिस्पॉन्ड टू एवरेज वैल्यू बट स्केल ऑफ मेजरमेंट मॉडिफाइड। ठीक है, देखिए अगर हम बात करेंगे एवरेज वैल्यू का, तो जो मोर स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास वो है पीएमएमसी, एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रोडायनमोमीटर, है ना। हॉट वायर को भी ले सकते हो। तो पीएमएमसी को छोड़ दो तो जो मोस्ट वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट है एमआई टाइप और इलेक्ट्रोडायनमोमीटर, ये दोनों के दोनों आपको आरएमएस वैल्यू ही देते हैं, ये आपको एवरेज वैल्यू नहीं देते हैं। ठीक है, तो एक बात तो क्लियर हो गई। ठीक है, मूविंग आयरन होगा नहीं, है ना, मूविंग आयरन होगा नहीं, इलेक्ट्रोडायनमोमीटर होगा नहीं। अब हमारे पास बचा पीएमएमसी और रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट। ठीक है ना, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट एवरेज वैल्यू देता है, एवरेज वैल्यू देता है, लेकिन उसके स्केल में किसी भी टाइप का मॉडिफिकेशन नहीं होता है। होता क्या है कि एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट और जो इलेक्ट्रोडायनमोमीटर इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो इलेक्ट्रोडायनमोमीटर आरएमएस वैल्यू देता है, इसका जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये महंगा है। तो हम सभी को चाहिए क्या, तो हम सभी को चाहिए सस्ता इंस्ट्रूमेंट, हम सभी को चाहिए सस्ता इंस्ट्रूमेंट, हम सभी को चाहिए आरएमएस वैल्यू, हम सभी को चाहिए कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो एसी और डीसी दोनों पे काम कर ले। तो हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत सारा है, लेकिन जो हमारा रिक्वायरमेंट है क्या उस पे इंस्ट्रूमेंट खरा उतरता है, ये भी तो मैटर करता है। तो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट की खासियत है कि वो सस्ता है, लेकिन वो सिर्फ डीसी पे काम करता है, एसी पे काम करता नहीं है, और वो एवरेज वैल्यू देता है, आरएमएस वैल्यू हमारा देता है नहीं। तो क्या किया जाए, तो कुछ मॉडिफिकेशन किया जाए, और उस मॉडिफिकेशन के लिए ही हम लोग यूज करते हैं रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो जो रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इस रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट में आपके दो कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट जिसको कि हम लोग बोलते हैं ब्रिज, और ब्रिज में भी दो केस होगा, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। और जो दूसरा कंपोनेंट होता है वो हमारा होता है पीएमएमसी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये जो पीएमसी इंस्ट्रूमेंट है ये हमेशा रीड करता है कौन सा, हमेशा रीड करता है एवरेज वैल्यू, और हमें चाहिए आरएमएस वैल्यू। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके ही स्केल को मॉडिफाई करते हैं, और स्केल को मॉडिफाई करने के लिए हम लोग एक क्वांटिटी यूज करते हैं, उस क्वांटिटी को बोलते हैं फॉर्म फैक्टर, और इस फॉर्म फैक्टर का वैल्यू कितना होता है 1.11। तो जब हम 1.11 को एवरेज वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें आरएमएस वैल्यू हमें मिल जाता है, और इसी आरएमएस वैल्यू को इंडिकेट करके बताता है रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट। सो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गया होगा। सो रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम लोग पीएमएमसी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उसकी एक्यूरेसी अच्छी हो जाती है और उसका कॉस्टिंग भी कम हो जाता है। बस हम एक मॉडिफिकेशन करते हैं उसके स्केल में, ताकि एवरेज वैल्यू की जगह हमें आरएमएस वैल्यू रीड करके दे देता है। क्लियर, तो हम लोग आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 66,
66 कहता है एन इंस्ट्रूमेंट गिव्स मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फॉर एनी अमाउंट ऑफ क्वांटिटी पास थ्रू इट। ये क्वेश्चन मैं एक बार और करवाया था, लेकिन ये क्वेश्चन 2-3 एग्जाम में आ चुका है, तो मैं सोचा कि इसको क्यों ना एक बार रिवाइज करवा दिया जाए। क्वांटिटी पास थ्रू इट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज प्रेजेंट। क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई भी एनी अमाउंट ऑफ क्वांटिटी अगर हम देंगे तो हमेशा ये मैक्सिमम में दे रहा है। ठीक है, देखिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपको रीड करने के लिए, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को वर्क करने के लिए उसको 3 मैकेनिज्म चाहिए। 3 मैकेनिज्म चाहिए। जो पहला मैकेनिज्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्लेक्शन टॉर्क मैकेनिज्म। जो दूसरा मैकेनिज्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क मैकेनिज्म, और एक हम लोग बोलते हैं डैम्पिंग टॉर्क मैकेनिज्म। ठीक है, अब डिफ्लेक्शन टॉर्क मैकेनिज्म, अगर ये स्केल है और ये पॉइंटर है, तो इस पॉइंटर को मूव कराने के लिए, हम लोग यहाँ पे TD चाहिए, और ये रहा मेरा इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इस पॉइंटर को रुकना होगा। तो रुकने के लिए हमेशा इधर से हम एक फोर्स लगाएंगे जो इधर वाले फोर्स के बराबर होना चाहिए। तो TD और ये TC, तो ये पॉइंटर यहाँ पे रुक के हमें ये रीडिंग दे देगा। लेकिन सोचो कि अगर ये हो ही ना, अगर कोई रोकने वाला हो ही ना, तो थोड़ा सा भी फोर्स देंगे ना, थोड़ा सा भी डिफ्लेक्शन देंगे ना, तो ये तो ठहरा एक एल्युमिनियम ये पॉइंटर है। ठीक है, जो हम लोग जनरली एल्युमिनियम से बनाते हैं। इस पॉइंटर को हल्का सा फोर्स लगेगा, टॉर्क लगेगा, एकदम दन दना के इस जगह पे आ जाएगा, और यही तो है हमारा मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, सो ये तभी पॉसिबल है जब इधर वाला जो फोर्स है ये ना हो। तो इस सिस्टम में क्या क्या होगा? तो इस सिस्टम में डिफ्लेक्शन होगा, कंट्रोलिंग नहीं होगा, और डैम्पिंग होगा। डैम्पिंग सर क्यों होगा? क्योंकि बोल रहा है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दे रहा है, मतलब बोल रहा है क्वेश्चन में कि किसी भी टाइप का ऑक्सीलेशन नहीं हो रहा है। ऑक्सीलेशन को रोकने के लिए हम लोग डैम्पिंग टॉर्क मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं, और डैम्पिंग में भी 3 यूज करते हैं। एक हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन और एडी करंट डैम्पिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो कौन सा आंसर होगा? डिफ्लेक्शन एंड डैम्पिंग, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? The operating magnetic field in an electrodynamometer type of instrument has a flux density typically। देखिए ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। रिपीट होने के पीछे वजह है, मैं चाहता हूं कि कुछ कुछ स्टैटिक चीजें हैं जो आपके दिमाग में बार बार आते रहे, क्योंकि कई सारे एग्जाम में इसको रिपीट किया है, तो मैं भी रिपीट करूंगा। सो आपको याद हो जाना चाहिए, अगर हम इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर की बात करेंगे और उसमें जो फ्लक्स डेंसिटी क्रिएट होता है, उसका जो वैल्यू रेंज होता है, वो रेंज 0.05 से लेके 0.06 वेबर पर मीटर स्क्वायर के होता है। वेबर किसका होता है? यूनिट फ्लक्स का होता है, और वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है फ्लक्स डेंसिटी, जिसको कि हम बी से कहते हैं। सो ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग आपको हमेशा याद हो जाना चाहिए। तो ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कितना होता है? 0.05 से लेकर 0.06 वेबर पर मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर, इस इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर से हम लोग वाट मीटर बनाते हैं, और वाट मीटर से हम लोग पावर का मेजरमेंट कर लेते हैं। हालांकि ये जो इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर वाट मीटर है, ये कई सारे एरर से होके गुजरता है, लेकिन उस एरर का कंपनसेटिंग भी हमें पता होता है, और हम लोग उसका कंपनसेशन भी करते हैं। लेकिन हाँ, इस इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर में एक खासियत होता है कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के जैसा इसमें इसमें ये जो हम लोग इडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस इसमें नहीं होता है, क्योंकि इसमें हम लोग एयर कोल्ड कॉइल यूज करते हैं, इसीलिए इसमें हिस्टेरिसिस लॉस और इडी करंट लॉस इसमें बहुत ही कम होता है। तो अगर हम कंपेयर करें एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट से और इसमें, तो इसकी एक्यूरेसी तो खैर ज़्यादा है ही, और इसमें एरर का चांसेस बहुत ही कम होता है। इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर इंस्ट्रूमेंट में हमेशा 2 कॉइल यूज करते हैं, हमेशा 2 कॉइल यूज करते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं सीसी करंट कॉइल, और एक को हम लोग बोलते हैं पीसी
इसको बोलते हैं प्रेशर क्वाइल, इसको ही बोलते हैं मूविंग क्वाइल, इसको ही बोलते हैं वोल्टेज क्वाइल बोलते हैं। और इसमें एक हाई वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस लगाया जाता है ताकि इस वाले पाथ का रेसिस्टेंस ज़्यादा हो जाए। इस वाले पाथ का रेसिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो इसमें करंट लगभग जीरो के बराबर जाएगा। सो सारा का सारा करंट यहाँ से इधर आपका बाईपास हो जाए और यहाँ पे लगा होता है आपका लोड और यहाँ पे लगा होता है आपका सप्लाई वोल्टेज V। तो हम लोग बड़े आसानी से पावर का मेजरमेंट कर लेते हैं। क्लियर था? तो ये था हमारा इस क्वेश्चन और उस क्वेश्चन से साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए सिंगल फेज इंडक्शन मीटर, in order to obtain true value of energy, the shunt magnetic flux should lag behind the applied voltage by। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है सिंगल फेज इंडक्शन मीटर। ये जो सिंगल फेज इंडक्शन मीटर है इसको आप शॉर्टकट में समझिए कि यह एक एनर्जी मीटर है। यह एक क्या है? एनर्जी मीटर है। एनर्जी मीटर किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है? तो एनर्जी मीटर हमारा इंटीग्रेटिंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है। इंटीग्रेटिंग टाइप ऑफ हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है और इसमें इस इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? तो हम लोग इसमें इलेक्ट्रोडायनमोमीटर, वाट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ साथ और भी बहुत कुछ होते हैं, लेकिन हाँ इसमें इलेक्ट्रोडायनमोमीटर इसमें लगे होते हैं। ये बेसिक्स आपका कंसेप्ट होता है। देखिए ये जो एनर्जी मीटर है, इस एनर्जी मीटर में आपके कई सारे मैकेनिज्म काम करते हैं, जैसे ड्राइविंग टॉर्क मैकेनिज्म है, ब्रेकिंग टॉर्क मैकेनिज्म है, रजिस्टिंग मैकेनिज्म है। तो कई सारे आपके मैकेनिज्म काम करते हैं और इसमें एक लगा होता है एल्युमिनियम डिस्क। वही एल्युमिनियम डिस्क आपका रोटेट करते रहता है और रोटेट करके कितना आप एनर्जी कंज्यूम किए हैं उसको वो रिकॉर्ड करता चला जाता है। ये बात समझ में आ रही है ना? सो इस इलेक्ट्रोडायनमोमीटर में आपके दो कॉइल होते हैं। इस इलेक्ट्रोडायनमोमीटर में दो कॉइल होते हैं या फिर इस एनर्जी मीटर में दो कॉइल होते हैं। एक को हम लोग बोलेंगे करंट कॉइल, एक को बोलेंगे हम लोग प्रेशर कॉइल। प्रेशर कॉइल जो कि हमारा फिक्स्ड कॉइल होता है। सो यहाँ पर हमारा हमारा प्रेशर कॉइल होता है, ठीक है। और यहाँ पे जहाँ पे हम लोग देते हैं करंट, यहाँ पे आपका करंट कॉइल आपका होता है, ठीक है। ये जो करंट कॉइल है, इसी करंट कॉइल में हम करंट देते हैं और ये जो आपका ये जो कॉइल है इसमें हम लोग देते हैं वोल्टेज। तो ये है आपका प्रेशर कॉइल और ये है आपका करंट कॉइल। करंट कॉइल के थ्रू करंट हम लोग देते हैं और इसी के बीच में आपके लगे होते हैं एल्युमिनियम डिस्क, परमानेंट मैग्नेट लगे होते हैं, जो जिसका काम अलग अलग है। वो हम लोग अलग अलग क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये था हम लोग बताएं कि इसका बेसिक सा थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन। अब इसमें बोल रहा है कि द शंट मैग्नेटिक फ्लक्स शुड लैग बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं पहले। अब एक बात बताता हूं, जो इसमें टीडी जनरेट होता है, जिसकी मदद से हम जो एनर्जी मेजरमेंट कर लेते हैं, वो आपका प्रोपोर्शनल होता है वी आई साइन डेल्टा माइनस फाइव। प्रोपोर्शनल होता है वी आई साइन डेल्टा माइनस फाइव। जबकि आपको ये बात पता है कि एवरेज पावर कितना होता है? वी आई कॉस फाइव। सो ये वोल्टेज हमेशा प्रेशर कॉइल वोल्टेज होगा, ये हमेशा करंट कॉइल करंट होगा। और ये बात तो आपको पता है कि ये वाला फाई चाहे ये वाला फाई, ये क्या है? तो ये हमेशा लोड पावर फैक्टर होगा, ये बात तो पता ही है। अब बात आती है ये हमारा डेल्टा, ये हमारा कौन सा? डेल्टा। इस डेल्टा के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। ये जैसे ही हम जो प्रेशर कॉइल को वोल्टेज देते हैं, जिसकी वजह से इसके अक्रॉस आपका फ्लक्स जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? फ्लक्स जनरेट होता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं फाई पी, है ना। तो ये फ्लक्स जनरेटेड इन द
इन द प्रेशर कॉइल इंडक्टेंस ड्यू टू प्रेशर कॉइल वोल्टेज। ये बात समझ में आ गया है ना। अब ये जो लेसन, ये जो 5P है, लेसन ये जो 5P है, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे वेक्टर डायग्राम अगर बनाओगे, फेजर डायग्राम बनाओगे, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा आता है, ये कुछ ऐसा आता है, ठीक है, ये ऐसा आता है, और ये वाला एंगल ही हमारा क्या है, डेल्टा है, जबकि हमारा आना चाहिए इसके बराबर आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए। इसका मतलब ये कि हम अगर साइन ऑफ डेल्टा माइनस फाई को बराबर करना चाहें कॉस फाई, तो आखिर हम क्या करें, आखिर हम क्या करें जिससे ये वाला टर्म इस वाले टर्म के बराबर हो जाए। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो हम ये कहेंगे कि डेल्टा इजकल टू 90 डिग्री। डेल्टा कितना है, 90 डिग्री। सो इस क्वेश्चन का सीधा सा आंसर होगा 90 डिग्री। तो द शंट मैग्नेटिक फ्लक्स, तो जो शंट मैग्नेटिक फ्लक्स है शुड लैग बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज। तो ये जो शंट मैग्नेटिक फ्लक्स है और ये जो अप्लाइड प्रेशर कॉइल वोल्टेज है, ये इससे कितना पीछे होना चाहिए, तो इसके पीछे होना चाहिए कितना डिग्री, 90 डिग्री होना चाहिए। यदि ये 90 डिग्री होगा तो हमारा एवरेज पावर, ट्रू एवरेज पावर रीड करके हमें ये देगा। क्लियर है ये कंसेप्ट। मैं एक सीधा सा कंसेप्ट आपको बताता हूं इसके लिए क्या होना चाहिए। तो ये जो प्रेशर कॉइल इंडक्टेंस है, ये जो प्रेशर कॉइल है, ये प्रेशर कॉइल एकदम परफेक्टली इंडक्टिव इन नेचर होना चाहिए। इसको दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि ये जो प्रेशर कॉइल इंडक्टेंस है, ये प्रेशर कॉइल इंडक्टेंस प्योरली इंडक्टिव इन नेचर होना चाहिए। आपको ये बात पता होना चाहिए कि यदि कोई प्रेशर कॉइल इंडक्टेंस, यदि कोई भी इंडक्टर होता है और वो यदि प्योर इंडक्टर होता है, कोई भी इंडक्टर होता है, और अगर वो प्योर इंडक्टर होता है, उस केस में वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। अगर ये मान के चलिए रेसिस्टर है, अगर ये प्योर रेसिस्टर है, तो इसके एक ये वोल्टेज है और ये करंट है, इन दोनों के बीच में जो फेज एंगल होता है कितना डिग्री, 0 डिग्री होता है। अगर ये कोई इंडक्टर है, अगर ये इंडक्टर है, ये वोल्टेज और इस करंट में जो फेज डिफरेंस होता है वो कितने का होता है, 90 का होता है। और ये कैपेसिटर है, ये फेज है, इस केस में जो फेज डिफरेंस कितना का होता है, 90 डिग्री। लेकिन इस 90 लिखने से ही काम नहीं बनेगा, हमें लीड और लैग भी लिखना पड़ता है, हमें लीड और लैग भी लिखना पड़ता है। सो एक बात हमेशा याद रखिएगा, हम लोग लीडिंग और लैगिंग के लिए हमेशा हम लोग वोल्टेज को रिफरेंस लेते हैं। लीडिंग और लैगिंग बोलने के लिए हम लोग हमेशा वोल्टेज को रिफरेंस लेते हैं और देखते हैं करंट लीड किया या फिर करंट लैग किया। इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड करता है करंट से कितना डिग्री से, 90 डिग्री से। और कैपेसिटर के केस में जो वोल्टेज है ये लैग करता है करंट से बाय 90 डिग्री से। ये बात समझ में आई बात है ना। अब जो हमारे पास प्रेशर कॉइल इंडक्टेंस था, उस प्रेशर कॉइल इंडक्टेंस में यदि हम वोल्टेज देते हैं तो करंट होगा, उस करंट की वजह से फ्लक्स होगा, उस करंट की वजह से फ्लक्स होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रेशर कॉइल में वोल्टेज दिए हैं और जो प्रेशर कॉइल में इंडक्टेंस है, दोनों के बीच में फेज एंगल परफेक्टली 90 डिग्री तभी होगा जब ये प्योर इंडक्टर होगा। इसलिए इस क्वेश्चन में घुमा के दिया है कि कितना से लैग होना चाहिए, तो 90 डिग्री से लैग होना चाहिए। क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69. In 2 watt meter method of measurement of 3-phase power of a balanced load, if both the watt meter indicate the same reading, then the power factor of the load is. देखिए 2 वाट मीटर मेथड बोल रहा है, 2 वाट मीटर मेथड में एक W1 आता है और एक हमारा W2 आता है। जो W1 होता है वो VI cos 30 डिग्री प्लस फाई होता है और एक हमारा VI cos 30 माइनस फाई होता है। ये वाट मीटर 1 का रीडिंग और ये वाट मीटर 2 का रीडिंग होता है 2 वाट मीटर मेथड में। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेशन तो पॉसिबल है नहीं ना, है ना। सो क्वेश्चन कह रहा है कि इफ बोथ वाट मीटर इंडिकेट द सेम रीडिंग, क्वेश्चन ये कह रहा है W1 और W2 बराबर होना चाहिए। तो W1 और W2 बराबर कब होगा भैया? तो ये VI cos 30 प्लस फाई बराबर होना चाहिए VI cos 30 माइनस फाई के। तो ये दोनों सब आपका कट्टम कुट्टिंग, तो ये cos 30 प्लस फाई बराबर होना चाहिए cos 30 माइनस फाई। ये तभी पॉसिबल है जब फाई कितना होना चाहिए? 0 डिग्री होना चाहिए। अगर फाई 0 डिग्री है तो पावर फैक्टर क्या होगा? cos फाई cos ऑफ 0 तो कितना? 1, मतलब यूनिटी। सो वाट मीटर का रीडिंग सेम तभी होगा जब उस लोड का पावर फैक्टर क्या होगा? यूनिटी होगा। सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलाइट मीटर। इलेक्ट्रोलाइट मीटर इज बेसिकली एन। ये इलेक्ट्रोलाइट मीटर आपका क्या है? देखिए ये जो इलेक्ट्रोलाइट मीटर है ये काम करता है फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं? फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? ठीक है, होता क्या है कि आपको एक बात पता होना चाहिए कि I इक्वल टू होता है टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम। तो आप ये कह सकते हो जो टोटल चार्ज होगा ये टोटल करंट होगा और ये टोटल टाइम होगा। बस फैराडे साहब ने इसी कंसेप्ट को यूज करके एक इलेक्ट्रोलाइट मीटर बना दिया और उनके अकॉर्डिंग उन्होंने ये कहा कि इस इंस्ट्रूमेंट से जब कोई करंट अगर हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट से पास होगा, अगर इलेक्ट्रोलाइट से पास होता है तो उसके इलेक्ट्रोड पे चार्ज एक्यूमुलेट होगा। क्या होगा? चार्ज एक्यूमुलेट होगा और जो चार्ज एक्यूमुलेट होगा वो टोटल करंट और टोटल टाइम के प्रोडक्ट के बराबर होगा। सो यही कहता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर करंट किसी भी इलेक्ट्रोलाइट से अगर पास होता है तो उसके इलेक्ट्रोड पे आपका चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है। और बस इसी कंसेप्ट से क्या हुआ, उन्होंने एक मीटर बनाया। अब जरा बताइए, ये करंट, सो करंट का एक यूनिट लिया एम्पियर और इसके लिए हम लोग लिए कौन सा? आवर। तो एम्पियर आवर, कौन सा? एम्पियर आवर। तो ठीक है सर, एम्पियर आवर यहां भी है और एम्पियर आवर यहां भी है। तो हम अब किसको ले? डीसी को ले या फिर एसी को ले? अब हम समझिएगा, अगर हम डीसी देंगे तो जो एक्यूमुलेशन होगा, जो डिपोजिशन होगा, वो डिपोजिशन आपका यूनिफॉर्म होगा। लेकिन अगर हम एसी देंगे तो पॉजिटिव साइकिल में जो डिपोजिशन होगा एक तरीके से, तो निगेटिव साइकिल में डिपोजिशन अपोजिट तरीके से हो जाएगा। सो नेट डिपोजिशन हमेशा जीरो होगा। एसी के केस में नेट डिपोजिशन हमेशा जीरो होगा इलेक्ट्रोलाइट पे, इसीलिए एसी नहीं, कौन सा? डीसी। सो डीसी एम्पियर आवर मीटर है। इलेक्ट्रोलाइट मीटर हमेशा एक बेसिकली डीसी एम्पियर आवर है, मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the 2 watt meter method of 3-phase power measurement of a balanced load,
वन ऑफ द वाट मीटर रीड्स निगेटिव, एक वाट मीटर रीड निगेटिव कर रहा है, इट मे बी कंक्लूडेड दैट द पावर फैक्टर ऑफ द लोड विल बी। चलिए थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, 2 वाट मीटर मेथड। 2 वाट मीटर मेथड जैसे ही देखो तो आप W1 रीड करो और आप W2 रीड करो। जो W1 होगा वो होगा VI cos 30 प्लस 5 और एक होगा VI cos 30 माइनस 5 होगा, 30 माइनस 5 होगा, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि वन ऑफ द वाट मीटर रीड्स निगेटिव। अब निगेटिव कब होगा? देखिए निगेटिव तभी होगा जब ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल अगर ग्रेटर देन 90 अगर हो जाए, अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाए तो कॉस 90 से बड़ा, कॉस 90 से बड़ा अगर होगा तो ये वाला जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी निगेटिव हो जाएगा। अब आप बोलोगे इस 30 माइनस 5, आप 5 का वैल्यू कुछ भी रखोगे तो ये निगेटिव से कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। लेकिन कॉस 90 प्लस अगर जाता है तो कॉस 90 प्लस अगर कहीं भी अगर हमने जैसे बोला कि कॉस 92 डिग्री, तो कॉस 92 डिग्री हमेशा क्या होगा? निगेटिव होगा। ये बात समझ में आ गई है ना? तो क्वेश्चन में कह रहा है वन ऑफ द वाट मीटर रीड्स निगेटिव, इट मे बी कंक्लूडेड दैट द पावर फैक्टर ऑफ द लोड विल बी। तो पावर फैक्टर ऑफ द लोड क्या होगा? इसका मतलब ये कि जो फाई होना चाहिए वो कम से कम कितना होना चाहिए? 60 डिग्री, और 60 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग निकालेंगे कॉस ऑफ कितना डिग्री? 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का मतलब कितना हो गया? 1/2। तो हम लोग बोलेंगे कि जो पावर फैक्टर होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0.5 होना चाहिए। सिंपल सा आंसर है। इसका मतलब निगेटिव होने के लिए फाई का वैल्यू ग्रेटर देन 60 डिग्री होना चाहिए। तो हम 60 पे निकाल लेते हैं, 60 पे 1/2 आया, तो इसका मतलब है कि ग्रेटर देन 0.5 होना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है डायरेक्टली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72। 72 क्या कह रहा है? इन 2 वाट मीटर मेथड ऑफ पावर मेजरमेंट व्हेन पावर फैक्टर इज यूनिटी। पावर फैक्टर बोल रहा है यूनिटी। पावर फैक्टर यूनिटी का मतलब है कि फाई का एंगल कितना है? 0 डिग्री। द रीडिंग ऑफ 2 वाट मीटर W1 एंड W2 क्या होगा? ठीक है, अभी जस्ट हम बताए हैं, एक इसका ठीक उल्टा क्वेश्चन हम लोग कराए हैं। W1 जो होगा वो हमेशा होगा VI cos 30 डिग्री प्लस 5, और जो W2 होगा वो हमेशा होगा VI cos 30 माइनस 5। अब 5 तो यहाँ पे ठहरा 0, 5 यहाँ पे ठहरा 0, तो W1 हो गया VI cos 30 डिग्री, और जो W2 भी हो गया वो भी हो गया VI cos 30 डिग्री। मतलब ये भी हो गया √3/2 VI, और ये भी हो गया √3/2 VI। इसका मतलब ये हो गया कि W1 और W2 क्या होगा? बराबर होगा। सो C इज द करेक्ट आंसर। सो उम्मीद करता हूं कि आप जो कंसेप्ट से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आप अगर आपको लगता है कि आपको अगर इसको अपने से बनाना है तो एक बार वीडियो को पॉज करो, अपने से बना लो, फिर वीडियो को स्पीडली देखो, मेरे आंसर से मैच करो, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। 73 कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। देखिए हर कोई इंस्ट्रूमेंट किसी न किसी वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करता है, जैसे कि जो पीएमएमसी है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। कोई हीटिंग इफेक्ट, जैसे अगर हम बात करेंगे हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो हर इंस्ट्रूमेंट का अपना अपना एक वर्किंग होता है। उसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट का भी एक प्रिंसिपल होता है, एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द चार्ज कंडक्टर। ये जो आपका चार्ज कंडक्टर होता है, इस चार्ज कंडक्टर को
को अगर हम इसके पोजीशन को चेंज करें, इधर या इधर घुमाएं, इधर या इधर घुमाएं, कैसे? तो एक को हम अगर क्या क्या कर लेंगे, फिक्स कर लेंगे, तो इन दोनों के बीच का आपका कैपेसिटेंस चेंज होगा और इस कैपेसिटेंस के चेंज से वोल्टेज में चेंज होगा और वो वोल्टेज हम मेजरमेंट करेंगे। सो ये बात याद रखना है कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है, एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द चार्ज कंडक्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये आपका काम करता है पीएमसी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसी में बीच में चला गया है, ठीक है, चलिए क्या है क्वेश्चन है, creep occur in energy meter when is energized and it is mainly because for friction। दो चीज पूछा है क्वेश्चन में, creep occur in energy meter, ये creeping कब होता है, क्रीपिंग कब होता है? देखिए क्रीपिंग एक टाइप का ना डिसएडवांटेज है, एनर्जी मीटर का यह एक टाइप का डिसएडवांटेज है। क्या है डिसएडवांटेज? देखिए रीडिंग तभी होना चाहिए, रीडिंग तभी होना चाहिए जब हम करंट कॉइल में करंट देंगे और प्रेशर कॉइल में वोल्टेज देंगे, तभी हमारा नेट टॉर्क डेवलप होगा, जिसकी वजह से एनर्जी मीटर का जो डिस्क है ये रोटेट करेगा। मान लीजिए कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया कि हमने करंट कॉइल को तो करंट दिया ही नहीं, लेकिन हमने प्रेशर कॉइल को वोल्टेज दे दिया, और प्रेशर कॉइल को वोल्टेज दे दिया, तो होना यह चाहिए था कि जो डिस्क है, जो रोटेटिंग मैकेनिज्म है, वो स्टॉप होना चाहिए था, लेकिन रोटेटिंग मैकेनिज्म रोटेट करना शुरू कर गया। ये एक डिसएडवांटेज है और इसी डिसएडवांटेज को हम लोग क्रीपिंग कहते हैं। सो क्रीपिंग एक डिसएडवांटेज है एनर्जी मीटर का, जिसकी वजह से बिना करंट कॉइल को करंट दिए हुए भी आपका डिस्क रोटेट करना शुरू करता है, और कुछ न रोटेट करेगा तो कुछ ना कुछ तो मेजरमेंट कर ही जाएगा, और जो मेजरमेंट होगा वह एक फॉल्स मेजरमेंट होगा। क्लियर है? ठीक है, तो एक तो सवाल निकल के आ गया होगा कि क्रीप अकर इन एनर्जी मीटर व्हेन इज एनर्जाइज्ड, किसको एनर्जाइज्ड? करंट कॉइल को नहीं, प्रेशर कॉइल को एनर्जाइज्ड करेंगे। ठीक है, तो देखिए या तो बी होगा या तो सी होगा, एंड इट इज मेनली बिकॉज फॉर द फ्रिक्शन। और ये होता क्या है? और ये होता है ओवर कंपनसेशन की वजह से। कौन सा होता है? ओवर कंपनसेशन की वजह से। अगर हम से क्या होता है कि हम लोग कंपनसेटिंग करते हैं, अब पता चला कंपनसेटिंग अगर ज्यादा ही हो गया तो फिर और ये नुकसानदायक ही होता है। सो ये ओवर कंपनसेटिंग की वजह से होता है। सो इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर मान के चलिए अगर ये ओवर कंपनसेटिंग हमने किया, अगर ये ओवर कंपनसेटिंग हमने किया तो क्रीपिंग तो होगा ही होगा, है ना, क्रीपिंग होगा ही। तो इस क्रीपिंग को ठीक कैसे करें? तो जो डिस्क है उस डिस्क के बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट साइड में दो होल कर देंगे, दो होल कर देंगे तो हमारा ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्रीपिंग का इशू रिजॉल्व हो जाएगा। क्रीपिंग इन एनर्जी मीटर कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग एक्स्ट्रा टर्न नहीं, हैविंग टू होल्स एंड अपोजिट साइड्स ऑफ द डिस्क। सो ये दो कर देने से हमारा जो क्रीपिंग है वो खत्म हो जाएगा, जो डिस्क का रोटेशन है एक्स्ट्रा बिना करंट कॉइल को एनर्जाइज किए हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन गड़बड़ हुआ ना तो ये सारा क्वेश्चन गड़बड़ हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए 1 मिली एम्पियर अमीटर हैज ए रेसिस्टेंस ऑफ 100 ओम, it is to be converted to 1 ampere ammeter, the value of shunt resistance is। अब देखिए ये सब तो क्वेश्चन बन जाना चाहिए, मैं बार बार रिकॉल करके लाता हूं ताकि ऐसे ऐसे चीजें आपका पूरा रिकॉल अच्छे से होते रहे। तो आपको ये पता है कि जो शंट रेसिस्टेंस का वैल्यू होता है ये हमेशा होता है RM अपॉन M-1, और ये हमारा एम कितना होता है? तो ये होता है I/IM-1। तो इस क्वेश्चन में जो RM है वो कितना है? 100 है, और 1 मिली एम्पियर तक ये रीड करता है। सो ये 1 है, और ये 1 मिली एम्पियर, जिसका मतलब ये 1 मिली एम्पियर माइनस ये 1, तो ये हो गया 100 डिवाइडेड बाई ये मिली ऊपर जाएगा मतलब 1000, 1000 में से 1 हटाएंगे
तो ये 999 होगा, ठीक है। सो 1000 डिवाइडेड बाई 19 है ना। तो ये जो आंसर होगा, सबसे पहले तो ये होगा कि आपका यहाँ पे ये 2 नहीं है, ये आपका ओम में जाएगा, ठीक है। तो देखिए सीरीज तो होगा नहीं, क्योंकि हम हमेशा ये जो भी आपका पीएमसी अमीटर होता है इसके हमेशा हम लोग संट में ही लगाते हैं। सो ये आरएसएच का तो ये होगा नहीं। पैरेलल में 100 डिवाइडेड बाई 999 करते हैं, ठीक है। तो अगर हम या फिर उतना करने के अगर अप्रोक्सीमेट ही देखना है, तो अगर अप्रोक्सीमेट ही देखना है 100 डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.1 हो जाएगा, ठीक है। तो 0.1 पैरेलल, तो सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, one of the 2 watt meter has read 0 in the 2 watt meter method of power measurement. This indicate the load power factor angle is। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि 2 वाट मीटर मेथड में 1 वाट मीटर का रीडिंग कितना आ रहा है 0, तो उसका पावर फैक्टर एंगल कितना होगा। आपको ये बात बार बार मैं बोल रहा हूं, वी आई कॉस 30 प्लस 5 है और एक है वी आई कॉस 30 माइनस 5 है, ठीक है। तो बोल रहा है कि एक का रीडिंग 0 है। सो रीडिंग कब 0 होगा, यदि हम इसको 90 डिग्री के बराबर कर दें तो कॉस 90 कितना हो जाएगा 0। कॉस 90 0, तो कॉस ये 90 होने के लिए आपका फाई कितना होना चाहिए 60 डिग्री होना चाहिए। सो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 78, इफ एन इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर रन्स फास्ट। अगर कोई इंडक्शन मीटर है जो तेजी से घूम रहा है, इट कैन बी स्लोड डाउन बाई एडजस्टिंग, ठीक है। अब देखिएगा, हमको ये बात पता होना चाहिए कि जो एनर्जी मीटर होता है, जस्ट एक मिनट होल्ड कीजिएगा। तो कोई भी एनर्जी मीटर है, उस एनर्जी मीटर में एक मैकेनिज्म होता है जो ड्राइविंग मैकेनिज्म, और एक मैकेनिज्म होता है ब्रेकिंग मैकेनिज्म। ब्रेकिंग मैकेनिज्म उसको रोकता है, डिजायर्ड करंट के अकॉर्डिंग उसको रोकता है। अब मान लीजिए ऐसा हो गया कि ब्रेक फेल हो गया। अगर ब्रेक फेल होगा तो होगा क्या कि वो जो ड्राइविंग मैकेनिज्म है वो आपका घूमता रहेगा, क्योंकि ब्रेकिंग मैकेनिज्म आपका काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जो ब्रेकिंग मैकेनिज्म है, सो वो होता है किसकी वजह से, मैग्नेट की वजह से। तो एक बात तो फिक्स हो गया कि जो इस क्वेश्चन में लैग लाइट लोड है ये तो होगा नहीं, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि ये जो ए है ये ए होगा नहीं, बी होगा नहीं। अब दो ही बात हुआ, पोजीशन ऑफ ब्रेकिंग मैग्नेट, यहां भी पोजीशन ऑफ ब्रेकिंग मैग्नेट है, क्योंकि जो ब्रेकिंग मैकेनिज्म है वो मैग्नेट की वजह से आपका होता है। तो जो भी होगा वो पोजीशन ऑफ ब्रेकिंग मैग्नेट की वजह से ही होगा। अब रही बात जो हमारा टॉर्क है, लिसन, अब जो रही बात जो हमारा टॉर्क है वो प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस का। जो भी आपका ब्रेकिंग टॉर्क होता है वो प्रोपोर्शनल होता है जो डिस्क के डिस्टेंस का। अब ये वाला वैल्यू अगर हम बढ़ाते हैं, ये वाला वैल्यू अगर बढ़ाते हैं, तो जो ब्रेकिंग मैकेनिज्म है वो हमारा ज़्यादा तेजी से काम करेगा, अच्छे से काम करेगा, और वो उसको रोका जा सकता है, ठीक है। तो क्या होगा, तो पोजीशन ऑफ ब्रेकिंग मैग्नेट एंड मेकिंग इट मूव क्लोजर टू द सेंटर ऑफ डिस्क, नो, पोजीशन ऑफ ब्रेकिंग मैग्नेट एंड मेकिंग इट मूव अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क। जब इसको डिस्क के सेंटर से हम बढ़ाएंगे तो ये डी हमारा बढ़ेगा, डी बढ़ेगा, जिसकी वजह से ये जो ब्रेकिंग टॉर्क है ये हमारा वैल्यू बढ़ेगा, और जब वैल्यू बढ़ेगा तो हमारा डिस्क रोटेट हो जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा। सो डी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following causes the
disk in an induction type energy meter to rotate in the opposite direction। ठीक है, ऐसा कब होता है कि जो एनर्जी मीटर का जो डिस्क है वो अपोजिट डायरेक्शन में आपका रोटेट करना शुरू करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू करेगा। देखिए, जो डिस्क रोटेट करता है वो दो फ्लक्स की वजह से, एक करंट कॉइल में जो करंट गया है और उससे जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है और उससे जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है उसकी वजह से, और प्रेशर कॉइल में जो वोल्टेज दिए हैं उसकी वजह से जो करंट आया है और उस करंट की वजह से जो फ्लक्स आया है। तो नेट फ्लक्स हम निकालते हैं डिस्क के अक्रॉस, और उस नेट फ्लक्स की वजह से जो नेट टॉर्क डेवलप हुआ है उसकी वजह से आपका जो डिस्क है वो रोटेट कर रहा है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है मीटर टू रोटेट इन द अपोजिट डायरेक्शन। जरा हम लोग क्वेश्चन जरा ये सब देखते हैं। ठीक है, द ब्रेकिंग मैग्नेट इज फॉल्टी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो रोकने का काम करता है। बोथ करंट कॉइल एंड वोल्टेज कॉइल आर रॉन्गली कनेक्टेड। आइदर करंट कॉइल और वोल्टेज कॉइल इज रॉन्गली कनेक्टेड। मैंने बोला कि दोनों में करंट की वजह से जो फ्लक्स होता है उसकी वजह से, सोचिए कि अगर एक फ्लक्स लगा और जो दूसरे का हमने डायरेक्शन चेंज कर दिया, इसका मतलब उसकी वजह से जो नेट फ्लक्स होगा उसका डायरेक्शन अलग होगा, उसकी वजह से टॉर्क अलग होगा। अगर उसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू बढ़ जाएगा तो दूसरा अगर घटा है या फिर वही है तो उसको अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू कर देगा। तो किसी एक को यदि हम रॉन्गली कनेक्ट कर देंगे तो आपका डिस्क अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू कर देगा। ठीक है, सो सी इज द करेक्ट आंसर। विच मेथड कैन बी यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ थ्री फेज पावर फॉर एन अनबैलेंस्ड लोड। देखिए, चाहे आपका अनबैलेंस लोड हो चाहे बैलेंस लोड हो, अगर थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम है तो हम लोग 2 वाट मीटर से इसको बना सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। तो विच मेथड कैन बी यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ थ्री फेज पावर ऑफ एन अनबैलेंस लोड। तो हम लोग बाय डिफॉल्ट यहां मानते हैं कि आपका 3 वायर सिस्टम है। 3 वोल्ट मीटर नहीं, 3 वोल्ट मीटर से तो बिल्कुल भी नहीं, 2 वोल्ट मीटर और एक अमीटर। तो मान के चलिए 2 वोल्ट मीटर और अमीटर से, वोल्ट मीटर और अमीटर से मान के चलिए कि हमने पावर निकालना की कोशिश की। पावर निकाल तो लेंगे लेकिन पावर फैक्टर कहां से पता चलेगा हमें। ठीक है, ये कह रहा है 2 वाट मीटर। हाँ, ये वाट मीटर से तो हम लोग आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है मेजरमेंट ऑफ थ्री फेज पावर फॉर एन अनबैलेंस लोड। ठीक है, तो यहां पे कौन सा होगा 2 वाट मीटर। 2 वाट मीटर से हम लोग बड़े आसानी से हम लोग पावर मेजरमेंट कर सकते हैं, चाहे वो बैलेंस हो चाहे वो अनबैलेंस हो। ठीक है, सो क्या आंसर बी 3 ओनली। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में, और अगले सेशन में कुछ और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे। कोशिश करेंगे कि बहुत ही जल्दी पूरा मेजरमेंट हम लोग कवर कर लें और हम लोग फिर दूसरे सब्जेक्ट पे आ जाए। ठीक है, थैंक यू।